हाय एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्य कोचिंग गुरु। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी का सेकंड पार्ट। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आई होप आप सभी ने उस पार्ट को देखा होगा, समझा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो डायरेक्ट मेजर्स होते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में, यानी कि आपके पास गुणात्मक उपायों के बारे में जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के द्वारा अपनाए जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को हमेशा लाइक किया कीजिए एंड साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर देखा था, प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने देखा था, तो वहां पे हमने देखा था कि मॉनेटरी पॉलिसी आपके पास क्या होती है कि जब इकोनॉमी में मनी की जो सप्लाई होती है आपके पास में कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, तो उस वक्त आरबीआई के द्वारा जो मेजर्स अपनाए जाते हैं उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें हमने दो पार्ट्स में कहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी को हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। एक होते हैं आपके क्वांटिटेटिव मेजर्स, एक होते हैं आपके क्वालिटेटिव मेजर्स। ठीक है। क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं, जहां पे हमने देखा था कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है। वो चीज जो है आरबीआई डिसाइड करेगी। अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है तो आरबीआई के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को, मनी सप्लाई कम होने की स्थिति में रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाएगा, ताकि लोगों के लिए जो लोन लेना है वो इजी हो जाए और लोगों के लिए जो मनी की सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाए। और साथ ही साथ में हमने देखा था कि अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है, यानी कि एक्सेस मनी है, तो एक्सेस मनी के केस में आरबीआई द्वारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है, ताकि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो सके। क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली लोन लेना लोगों के लिए महंगा हो जाएगा, लोग कम लोन लेंगे और कम लोन लेंगे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है। तो वहां पे हमने जो भी बात की थी, हमने देखा था कि कितनी मनी, यानी कि कितनी मनी इकोनॉमी में आनी चाहिए। तो आज हम बात कर रहे हैं क्वालिटेटिव मेजर्स की, यानी कि गुणात्मक उपायों की। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारे पास में इस बात का जवाब नहीं देता कि कितनी मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में, बल्कि इस बात का जवाब देता है, इस बात का सॉल्यूशन है कि किसको मनी जानी चाहिए, यानी कि किस सेक्टर में आपकी मनी जानी चाहिए। ठीक है ना। कितना मनी की बात हमने कहा की थी अपने क्वांटिटेटिव मेजर्स में, लेकिन किसको एक्चुअली में मनी जाना चाहिए, यानी कि कितना मनी किसको देना है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसको मनी देना है, कौन से सेक्टर को ज्यादा देना है, कौन से सेक्टर को कम देना है, वो सारी चीजें किस में आती है, आपके क्वालिटेटिव मेजर्स में आती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम नंबर्स में चेंज नहीं लाते हैं, बल्कि हम गुणों में चेंज लाते हैं, यानी कि हम ये डिसाइड करते हैं कि कितनी आपके पास में कौन से सेक्टर को कितना मनी दिया जाएगा, किस सेक्टर को मनी दिया जाएगा। ठीक है। ये सारी चीजें हम किस में बात करेंगे, आपके क्वालिटेटिव मेजर्स में बात करेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मौद्रिक पॉलिसी है, यानी कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति है, उसमें आपके पास में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था में ऋण की दिशा को और ऋण को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि उपयोग को नियंत्रित किया जाता है। कि आपके पास में हम कह सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, बिल्कुल डायरेक्टली नोट किया गया है, मेंशन किया गया है आपके पास में कि आपका डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ क्रेडिट। ठीक है। डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ क्रेडिट को यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा कि कितना क्रेडिट जो है किसको दिया जाएगा। ये देखिए, डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ क्रेडिट को यहाँ पे बताया जाएगा कि आपके पास में कौन से सेक्टर को, डायरेक्शन इन द सेंस कौन से सेक्टर को मनी देना है, कौन से सेक्टर को मनी नहीं देना है। ठीक है। कितना मनी देना है, कितना मनी नहीं देना है, वो हमने बात कर दी है क्वांटिटेटिव मेजर्स के अंदर। ठीक है ना। तो इसका मतलब मौद्रिक नीति की गुणात्मक विधियां वे उपकरण है जिनका उपयोग केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में ऋण के दिशा और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए करता है, यानी कि जो लोन दे रहे हैं वो किस सेक्टर को देना है और उसका क्या उपयोग होना चाहिए। ठीक है। क्या उसका यूज होना चाहिए। इनका उद्देश्य ऋण की मात्रा नियंत्रित करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि ऋण उत्पादक क्षेत्रों में जाए और अनुत्पादक या सट्टा गतिविधियों पर रोक लगे। यानी कि जो स्पेकुलेशन एक्टिविटीज है वहां पे लोन आपका नहीं जाना चाहिए। यानी कि जो आपका आरबीआई है वो क्या देखेगी इस क्वालिटेटिव मेजर में, कि जो लोन दिए जा रहे हैं क्या वो सही जगह पे दिए जा रहे हैं या गलत जगह पे दिए जा रहे हैं। यानी कि आपके पास में उत्पादक क्षेत्र का मतलब है प्रोडक्टिव, जो आपके सेक्टर्स है जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्चुअली में उनको लोन दिया जा रहा है या फिर गलत जगह उसका यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो ये चीजें हम किस में देखेंगे, आपके क्वालिटेटिव मेजर्स में देखेंगे। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा लेक्चर रहने वाला है, बहुत ही इसमें कम मेजर्स हम पढ़ते हैं और बड़े ही इजीली आप सभी को ये समझ आ जाएंगे। ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हम ये डायरेक्टली मैंने आपके पास में सारी की सारी मेजर्स यहाँ पे नोट करे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोन के बारे में, उसके बाद में हम देखेंगे क्रेडिट राशनिंग के बारे में, देन है आपका नैतिक दबाव, उसके बाद है आपका डायरेक्ट एक्शन यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही, उसके बाद आता है आपका उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण। यानी कि ये वाले जो मेजर्स होंगे ये अपनाए जाएंगे किसमें, आपके क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर। अब हमको पता होना चाहिए कि मार्जिन आवश्यकता होता क्या है, ऋण की राशनिंग होता क्या है, क्रेडिट राशनिंग होता क्या है, डायरेक्ट एक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीजें अभी हमको देखनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन की। ठीक है, मेन क्वालिटेटिव मेजर्स में सबसे पहला जो मेजर है वो है आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। अब देखिए सिंपल सी बात अगर मैं सरल भाषा में आपको समझाऊं तो ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है ना, इसका क्या मतलब है कि देखिए जब हम लोन लेते हैं किसी भी बैंक से तो हमको क्या करना पड़ता है, वहां पे कोई ना कोई चीज अपनी गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है, एज अ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। मान लीजिए हम गोल्ड लोन ले रहे हैं तो गोल्ड लोन के लिए हमको गोल्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, गोल्ड रखना पड़ेगा तब जाके हमको लोन मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे लोग क्या करते हैं कि केसीसी बनाते हैं, ठीक है ना, किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा। तो वहां पे क्या किया जाता है कि लोग अपनी जो जमीन है उसको बैंक के पास में एज अ सिक्योरिटी यानी कि गिरवी रख देते हैं, जिसके बदले में बैंक जो है उनको लोन देता है। अब क्या होगा, इसी को क्या कहा जाएगा, इसी को आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट कहा जाएगा। मान लीजिए बैंक आपको बोलते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 तोला सोना आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, 1 तोला सोना आपको रखना पड़ेगा, जिसके कारण आपको कितना मिलेगा, आपका 1 लाख का लोन मिलेगा। ये एग्जांपल है सिंपली। 1 तोला सोना आप रखेंगे तो आपको 1 लाख का लोन मिलेगा। ठीक है, अब अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है, बात समझिएगा ध्यान से कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है। ठीक है, यानी कि एक्सेस मनी है इकोनॉमी में, लोगों के पास पैसा ही पैसा है। अब क्या होगा, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो इसका मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने लगेगा। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि ये मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन को बढ़ा देगी। ठीक है ना, बढ़ा देगी। क्यों? क्योंकि अगर बढ़ाई जाएगी तो अब लोगों को 1 तोले सोने की जगह क्या करना पड़ेगा, 2 तोला सोना रखना पड़ेगा ताकि उनको 1 लाख का लोन ले सके वो लोग। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है तो इकोनॉमी में मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज किया जाएगा ताकि लोग कम लोन ले सके। कम लोन लेंगे तो ऑब्वियसली लोगों के पास में कम पैसा आएगा, और कम पैसा आएगा तो ये जो इकोनॉमी में एक्सेस मनी सप्लाई थी वो अपने आप जो है कम हो जाएगी, लोगों के पास मनी सप्लाई कम रह जाएगी। ठीक है, इसके उल्टे साइड हम देख सकते हैं, ऑन द अदर हैंड हम कह सकते हैं कि अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, ठीक है, इकोनॉमी में लोगों को पैसे की आवश्यकता है, लोग डिमांड नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो अब आरबीआई क्या कर देगी, इन मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देगी। अब आरबीआई बोलेगी कि भाई आपको जो है ना अब 2 तोला सोना नहीं रखना पड़ेगा, आप सिर्फ 1 तोला सोना रखिए और हम आपको लोन दे देंगे। अब लोगों के लिए क्या है, लोन लेना ईजी हो गया, तो इजीली वो जो है लोन ले पाएंगे और उसकी वजह से उनके पास में पैसा आ जाएगा। पैसा आ जाएगा तो इट मीन्स मनी की सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है आपके पास में मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, कि अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को आपके पास में कम किया जाएगा, और अगर आपके पास इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन को बढ़ाया जाएगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि लोन लेने के लिए आपको कितनी सिक्योरिटीज बैंक के पास रखनी पड़ेगी, कितना सोना या फिर कितनी अदर सिक्योरिटीज बैंक के पास रखनी पड़ेगी, उसको कहा जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, बाकी जितनी भी चीजें यहाँ पे अच्छे से लिखी गई है आप लोग इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई भी समस्या यहाँ पे आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, क्रेडिट राशनिंग। अब देखिए जो ये क्रेडिट राशनिंग है इसका मतलब क्या होता है कि जो आरबीआई है, ठीक है, आरबीआई है वो कुछ सेक्टर के लिए ना निश्चित कर देता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को इतना ही लोन दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा गया है कि केंद्रीय बैंक कुछ क्षेत्रों या उद्देश्यों के लिए दी जाने वाली ऋण राशि की सीमा तय कर सकती है। उसके इससे अनुत्पादक क्षेत्रों में अत्यधिक ऋण पर नियंत्रण रखा जाता है। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, मान लीजिए कोई भी आपका सेक्टर है, किसी भी चीज का हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, दो चीजें हमारे पास,
एक वस्तु है जो कि काफी अच्छे वाली वस्तु है, उसके लिए आरबीआई क्या करेगी, बोलेगी कि भाई इसके लिए ना आप, अगर मान लीजिए मैं किसी वस्तु का उत्पादन करना चाहती हूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या है आपके पास में लोन ज्यादा दिया जाएगा। मतलब अगर अच्छी वस्तु है, उत्पादक गतिविधियां हैं आपके पास में जिससे इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, तो उसमें क्या होगा, मार्जिन जो क्रेडिट राशनिंग है वो आपकी ज्यादा होगी। ज्यादा का मतलब है कि गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई सही, सॉरी आरबीआई कहेगा कि ये जो इकोनॉमी में प्रोडक्ट बन रहा है ये अच्छा प्रोडक्ट है, और इसके लिए अगर लोन लेते हैं लोग, तो लोन का जो अमाउंट है मान लीजिए वो 5 लाख होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए 5 लाख का लोन दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास में कोई अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, यानी कि ऐसी गतिविधि है जो कि आपके पास इकोनॉमी में बेनिफिट नहीं दे रही है, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, आरबीआई के द्वारा कहा जाएगा कि अगर लोग जो है इस उद्देश्य के लिए, किसी भी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए जो कि आपके अनुत्पादक गतिविधियों में आता है, उसके लिए लोन लेंगे, तो उनको सिर्फ क्या करना है, 1 लाख तक का लोन देना है, ठीक है, 1 लाख तक का लोन देना है। तो अब देखिए आरबीआई ने सीधा सीधा यहाँ नियंत्रण लगा दिया ना कि 1 लाख से ज्यादा लोन नहीं दिया जाएगा। तो इसका मतलब जब 1 लाख से ज्यादा लोन ही नहीं दिया जाएगा तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा है आपके पास, तो क्या किया जाएगा, इस क्रेडिट राशनिंग को कंट्रोल किया जाएगा, यानी कि कम लोन दिए जाएंगे लोगों को। और आपके पास में अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है और हम चाहते हैं, आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा हो, तो क्या किया जाएगा कि ज्यादा लोन की लिमिट रखी जाएगी कि भाई 5 लाख तक का लोन दे दो, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपके पास में क्या सिस्टम कहलाएगा, क्रेडिट राशनिंग का सिस्टम कहलाएगा। एंड आगे हमारे पास में थर्ड पॉइंट है मॉरल सॉशन का। इसमें हम देखते हैं कि जो आरबीआई है ना, आरबीआई बैंक्स के साथ, कमर्शियल बैंक के साथ सिंपली बातचीत करके, उनको समझा के, उनके साथ में सलाह करके, सलाह मशवरा करके ये डिसाइड करता है कि भाई आप लोग जो है ना इतना लोन मत दीजिए, मतलब ज्यादा लोन आपने नहीं देना है, या फिर हम कह सकते हैं कि अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ के लिए आपने लोन नहीं देना है। मतलब इसमें क्या है, कोई कार्यवाही नहीं है, प्रत्यक्ष कार्यवाही कुछ नहीं है, डायरेक्टली आरबीआई ने जो कमर्शियल बैंक्स है उनसे गुजारिश की, उनसे अनुरोध किया कि भाई इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा चल रही है, अब आप क्या कीजिए, लोगों को कम लोन देना स्टार्ट कर दीजिए। तो बैंक भी मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते हैं, ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो क्या किया जाता है, तो आगे डायरेक्ट एक्शन लिया जाता है। और ये जो डायरेक्ट एक्शन है, डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या होता है आपके पास, कि जो कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के आदेशों का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाएगी, और उनके ऊपर, उनका जो है, हो सकता है उनका लाइसेंस जब्त किया जाए, ठीक है, उन पे जुर्माना लगाया जाए। तो इस तरीके से जो कार्यवाही है वो अपनाई जा सकती है अगर कमर्शियल बैंक्स के द्वारा आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये आपके पास में डायरेक्ट एक्शन है। अब इसमें देखिए जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, इसमें डायरेक्ट, इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। जैसा आपके पास में आरबीआई ने पिछले हमने देखा था ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज किया, यानी कि बैंक रेट को घटा दिया, बढ़ा दिया, तो इसमें ऐसा कोई भी घटाने बढ़ाने वाला सिस्टम इसमें नहीं है। क्वांटिटी में चेंज लाने वाला सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ गुणात्मक उपायों की बात की गई है कि भाई क्या किया जाए, किसको ज्यादा लोन देना है, किसको कम लोन देना है, या फिर डायरेक्टली बातचीत के द्वारा मसले को हल किया जाए। तो इट मीन्स ये आपके पास में क्या सिस्टम है, क्वालिटी से संबंधित चीजें हैं, क्वांटिटी से नहीं, ठीक है। और लास्ट हमारे पास में पॉइंट आ जाता है, लास्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल थ्रू कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। और कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन में हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। देखिए केंद्रीय बैंक, देखो सिंपल सी बात, हम क्या बोलते हैं ना कि कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई कमोडिटी खरीदते हैं, और स्पेशली वो आपकी ड्यूरेबल गुड्स होती है, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स। सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना कि ड्यूरेबल गुड्स होती क्या है। ये ऐसी वस्तुएं होती है ना बेटा जिसको हम लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है जो आसानी से खत्म नहीं होती। जैसे कि आपके पास हम बात करते हैं कार, ठीक है, हम गाड़ी खरीदते हैं तो इट मीन्स वो ड्यूरेबल गुड है, वो आज आज आपके पास में खरीद ली है तो आपके पास काफी लॉन्ग टर्म तक चलेगी, ठीक है। इसके अलावा नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो आपने आज खरीदी और कल 2-3 दिन के बाद में खराब हो गई, जैसे कि आपके फल हो गए, सब्जियां हो गई, तो इट मीन्स वो आपकी नॉन ड्यूरेबल है, जो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो ज्यादा लंबे समय तक चल सकती है वो आपकी ड्यूरेबल गुड्स होती है। अब ज्यादा लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं के लिए क्या होता है, आपको पता होगा, आपने सुना होगा कि इसको ना हम किस पे ले सकते हैं, सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं तो ईएमआई पे हम ले सकते हैं। आपने सुना होगा कि गाड़ी लेनी है और ईएमआई पे लेनी है, या फिर हमने कोई फोन लेना है उसको हम ईएमआई पे ले सकते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन के अंदर क्या किया जाएगा, जो
इसमें देखो, जब आप कार लेते हो ना, तो वहां पे बोला जाता है कि भाई सर आपको हम मान लीजिए मैं जाती हूँ कार लेने के लिए, तो मुझे मान लीजिए 15 लाख की कार लेनी है, ठीक है, 15 लाख रुपीज की कार लेनी है। तो वहां पे वो लोग मुझको क्या बोलेंगे कि भाई हम आपको कार तो दे देंगे, भले ही ईएमआई पे आपको लेनी है, आप जो है बाद में इसकी किस्तें दे सकते हो, लेकिन उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो डाउन पेमेंट अभी आपको देनी पड़ेगी। तो वो डाउन पेमेंट का मतलब क्या है कि अगर मुझे मुझे 15 लाख की गाड़ी लेनी है, तो हो सकता है मुझे 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए स्टार्टिंग में जमा करने हो, ठीक है, जब मैं गाड़ी ले रही हूँ, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो 4 लाख रुपए है वो होगी डाउन पेमेंट आपकी। अब इकोनॉमी में इसी डाउन पेमेंट को कंट्रोल करना हमारे पास में क्रेडिट रेगुलेशन कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, केंद्रीय बैंक डाउन पेमेंट और किस्तों की संख्या को नियंत्रित कर उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण कर सकती है, ताकि टिकाऊ वस्तुओं की मांग को नियंत्रित किया जा सके, ठीक है, ताकि टिकाऊ वस्तुओं की मांग को नियंत्रित किया जा सके। अब मान लीजिए इकोनॉमी में एक्सेस मनी सप्लाई है, बहुत ज्यादा पैसा है लोगों के पास, लोग डिमांड को बढ़ाए जा रहे हैं। तो डिमांड अगर बढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब ईएमआई की जो पेमेंट है या फिर डाउन पेमेंट है, उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लोगों के पास में बहुत पैसा है, इट मीन्स लोग जो है ज्यादा डिमांड करेंगे कार की, ठीक है, गाड़ियों की ज्यादा डिमांड करेंगे। अब 4 लाख रुपए तो सबके लिए कॉमन है ना, सब दे सकते हैं। लेकिन अब क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई अगर ज्यादा है, तो जो आरबीआई है वो क्या कर देगी, इस सिस्टम में चेंज ला देगी। अब बोल देगी कि 4 लाख की जगह आपको 8 लाख रुपए देने पड़ेगी, तभी जाके आप कार परचेज कर सकते हैं, यानी कि 8 लाख रुपए आपको एज अ डाउन पेमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। तो इट मीन्स इस डाउन पेमेंट के सिस्टम में चेंज लाना आपके पास में कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन कहलाएगा। अगर आपके पास इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम है, लोगों के पास में कम पैसा है, इसका मतलब वो ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अगर आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप कार या फिर कोई दूसरी वस्तुएं नहीं लेंगे, ठीक है। अब आरबीआई चाहती है कि इनकी वस्तुओं की डिमांड बढ़े, ठीक है ना, ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़े, इकोनॉमी में आपके पास में क्या हो, मनी सप्लाई इंक्रीज हो। तो आरबीआई क्या करेगी कि ये जो डाउन पेमेंट वाला सिस्टम है उसके अमाउंट को कम कर देगी। अब आरबीआई बोलेगी कि मनी की सप्लाई इकोनॉमी में कम है, लोग डिमांड कर नहीं रहे हैं, अब डिमांड बढ़ाई जाए, इसके लिए क्या किया जाएगा, आपके पास में ये जो डाउन पेमेंट है इसका अमाउंट कम कर दिया जाएगा। और अब आरबीआई कहेगा कि अब आपको 4 लाख की जगह सिर्फ 2 लाख रखना है, और आप 15 लाख की कार ले सकते हैं। तो इट मीन्स अब सबके लिए इजी हो जाएगा ना, जो लोग 4 लाख अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो भी अब कार लेना, परचेज करना अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स ये आपके पास में क्या है, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन का सिस्टम है। तो ये कुछ 5 मेजर्स थे जो कि आपके पास में मेनली अपनाए जाते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स के अंदर, जिसके द्वारा आरबीआई के द्वारा जो है इकोनॉमी में मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो आई जस्ट होप कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी, पांचों के पांचों मेजर्स आपको क्लियर होंगे। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स मैंने कोशिश की है कि आप सभी को ये चीजें बड़े ही सरल भाषा में, बड़े ही इजी शब्दों में समझाई जाए। तो पिछला पार्ट जो आपका डिस्कस किया था वो था क्वांटिटेटिव मेजर्स के बारे में, और ये है आपके क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में। जिन भी स्टूडेंट्स ने, जिन भी लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है, तो आप लोग एक बार इसका पार्ट नंबर 1 भी देख लीजिएगा, ताकि कंप्लीटली जो इकोनॉमी में आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आई जस्ट होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।